हेलो एवरीवन। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो लेट्स डिस्कस 18th क्वेश्चनियर के आंसर्स। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, द इकोसिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरी इन इंडिया कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड यूजिंग इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर, जिसको इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको है इलेबोरेट। तो आपको सिंपली बताना है कि ये कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा इंडिया के सर्विस डिलीवरी सिस्टम को। ठीक है, तो आपको इसको बेसिक डेफिनेशन देनी है। कि इंडिया एंटरप्राइज 2.0 क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। सेकंड, हाईलाइट हाउ डिजिटल सर्विस डिलीवरी कैन बी एनहांस्ड एज इन्वेस्टेड इन द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इन्होंने चेंज लाए हैं वो आपने पढ़े होंगे अपने किसी भी करंट अफेयर सोर्स से। तो इसको कंक्लूड कर देना है उसके अकॉर्डिंगली। तो इंट्रोडक्शन में आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, कि कैसे ये चेंजेस लाएगा, कैसे ये इंटरकनेक्टेड एक्सपीरियंस लाएगा, कैसे ये एक प्रॉपर सेटिंग और प्रॉपर सारे एक यूनिफॉर्मिटी के साथ अपडेट करेगा सिस्टम को। ठीक है, जितने भी डिजिटल सर्विस डिलीवरी सिस्टम है। तो डेफिनेशन के बाद आप सीधे आ जाना पोटेंशियल ऑफ, क्या क्या इसके पोटेंशियल है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम है। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेटिंग आपको मैंने बताया ही है कि ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करेगा जिससे इजीली इंटरशेयर हो जाएगा। प्रॉपर हर चीज यूजर एक्सपीरियंस एक अच्छा हो जाएगा सबका। सेकंड है इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस इकोसिस्टम। तो आपने अभी देखा होगा कि एक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस की, वो अगर सिविल के साथ किसी के साथ कोऑपरेट करती है या कोई डाटा शेयर करती है तो काफी हद तक मुश्किल आती है। वैसे सिविल में कई सारे डिपार्टमेंट है जो एक दूसरे क्योंकि उनकी जो स्टैंडर्ड सेटिंग है, जो उनका एक वे ऑफ कलेक्टिंग डाटा वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें ये एक चेंज लाएंगे कि इंटरऑपरेबिलिटी इजी हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, डिसेंट्रलाइज मोड ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो डिसेंट्रलाइज मोड क्यों है? क्योंकि लेटेस्ट आपको देखा होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें क्या होगा, इस डिसेंट्रलाइज करे। वैसे ही कई जगह पे अभी प्रॉपर्टी जो फाइलिंग है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, वो सारी डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, हो रही है। तो इसके लिए इंडियन एंटरप्राइज आर्किटेक्चर जो वो एक रोल प्ले करेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन रजिस्ट्रेशन इजी हो जाए। ठीक है, आप नेक्स्ट आ गया पार्टिसिपेटरी डिजाइन। तो इसका जो डिजाइन होगा वो पार्टिसिपेटरी, क्योंकि क्योंकि जो एंड यूजर है वो हर एक जगह पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए वो एक पार्टिसिपेटरी डिजाइन ये कर रहे हैं। नेक्स्ट, फेडरेटेड आर्किटेक्चर। ये एक टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रुका हुआ कि एक ही बंदा पूरा इन्वॉल्व होगा एक सिस्टम में। तो ये काफी सारी अप्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस है इसमें। तो एक फेडरेटेड आर्किटेक्चर टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और एक पर्टिकुलर मॉड्यूल होगा हर बंदे का जो इसको अपडेट करेगा, जो इसको तैयार करेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं इसमें। अब लास्ट में आपको कंक्लूड करना है कि इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 एनवाइसेजेस टू एनहांस ट्रस्ट, एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी डिजिटल इकोसिस्टम की। ये कनेक्टेड गवर्नमेंट लाता है और एक सजेशन देना आपकी गवर्नमेंट को, जैसे आधार के यूआईडीआई है, यूपीआई है, इसके लिए पेमेंट सिस्टम के लिए, वैसे इसके लिए भी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इसके हर एक टेक्निकल डोमेन को, लीगल को, कमर्शियल डोमेन को, प्रोग्राम मैनेजमेंट को अच्छी तरह एक हैंडल कर सके। ठीक है, ये क्या होगा, दिस वुड इंश्योर गवर्नेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गवर्नेंस का, क्योंकि इसको मेनली हम गवर्नेंस के लिए कर रहे हैं। सो दिस वुड इंश्योर गवर्नेंस थ्रू इंस्टीट्यूशन बी प्रोफेशनल रन एंड अकाउंटेबल, विच इज क्रिटिकल फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ गवर्नमेंट टू सक्सीड। ठीक है, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी टू सक्सीड। तो अभी आपको देख रहे हो हर चीज आपको ऑनलाइन मिल रही है। तो उसके लिए जो बेस होगा, जो उसका बेसिक नीड होगी, वो होगा इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर, जिसके थ्रू ये सब चीजें चलेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से रखना। सेकंड, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको किसी भी बुक से आने पड़ा होगा तो कर लोगे आप। क्रिटिकली असेस द रोल प्लेड बाय नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया। तो इसको क्रिटिकली असेस करना है। ठीक है, आपको ट्राई करना है कि आप नेगेटिव पॉइंट्स बताओ और उसको ट्राई करना, उसको इस तरह से बताओ कि आपको पास सॉल्यूशंस भी हों कि इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अप्रोच करना, सबसे पहले स्टेटस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या है। इट्स स्टिल इट इज स्टैट्यूटरी स्टेटस। ठीक है, सेकंड, आप बताना कि परफॉर्मेंस कैसी रही है इसके एनएचआरसी के। थोड़ा बताना कि इसके कैसे पॉजिटिव्स हैं। उसके बाद बताना अंडर परफॉर्मेंस। उसके बाद बताना कि कैसे हम जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपका एक पूरा अच्छा आंसर हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली कंक्लूड कर दें।
तो इंट्रोडक्शन बताया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में आया था, और इसका एक्ट कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, जो कि अमेंड हुआ बाद में 2006 में। तो ये आपके लिए कुछ मैंने एक थोड़े से फैक्ट डाले हैं, ताकि आप एक अच्छा आंसर डाल सको, आंसर बना सको, क्योंकि फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इसको पता चलता है एग्जामिनर को कि आपको पता है कि आप क्या बात कर रहे हो, यू आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। ओके, तो इसमें क्या है, 2020 में करीब 19,50,000 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें से कितने डिस्पोज हुए, 19,32,000। ये काफी गुड रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू आवर जुडिशियल सिस्टम। आपको पता ही होगा कितने 4.5 करोड़ तो हमारे पेंडिंग केसेस है हमारी जुडिशरी में। तो इट ऑल्सो पेड 2 बिलियन रुपीज टू विक्टिम्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बताती है कि ये अच्छा रोल प्ले कर रही है, ठीक है। और इसकी अंडर परफॉर्मेंस, अब हम इसके अंडर परफॉर्मेंस पाएंगे, ठीक है, कैसे। ये 2020 का डाटा मेनली, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस 20 हैज सीन अ डिक्लाइन, ठीक है। पेंडेंसी ऑफ केसेस इंक्रीज हुई है, ठीक है। और इम्पल्सिव डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स, इम्पल्सिव होता है कि जल्दी जानबूझ के कर रहे हैं कि पूरे डिटेल में जा रहे हैं। 45 केसेस और डिसमिस्ड ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड्स ओनली। तो ये आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम पे बोला था कि अगर एक कोई बंदा सिर्फ एक पर्ची भी लिख के भेज रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी हम एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो अब ये प्रोसीजर ग्राउंड्स पे इसको कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। आगे सू मोटो केसेस ऑलमोस्ट हाफ्ड, ठीक है। तो ये भी देखो, इसको पेंडेंसी ना बढ़े, इसलिए क्या क्या चीजें कर रहे हैं इनोवेट। A range of factors can be attributed to this underperformance। क्या फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो। एनएचआरसी के पावर है सिविल कोर्ट की, ठीक है, पर उसके पास कोर्ट से पावर नहीं है, ठीक है। और इसके आर्डर्स जो होते हैं वो रिकमेंडेटरी होते हैं, और अगर वो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट ना करे तो इसके पास कोई सब्सटेंटिव पावर नहीं है, ठीक है। आल्सो इनकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी में हमेशा क्वेश्चन मार्क्स लगते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेड है ऑलवेज यूनियन गवर्नमेंट पे, ठीक है। फंड्स और फंक्शनरीज के लिए, एज इट्स फंड्स आर नॉट चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर चार्ज होंगे तो वो हमेशा इंडिपेंडेंस की तरफ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उनका अपना फंड्स है। लास्ट सॉरी नेक्स्ट, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, तो रिसोर्स हमेशा इसका कम होंगे, और वो रिसोर्सेज भी ये काफी जगह खर्च करेंगे, जैसे लोग पेमेंट पे, फिर बाकी कई सारे खर्चे होते हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे जो खर्चा होता है वो एक सब्सटेंटिवली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अंडर द एक्ट ऑर्डिनरी एनएचआरसी स्टेट्स कैन नॉट इन्वेस्टिगेट एन इवेंट एंड इफ द कंप्लेंट वाज मेड मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो ये 1 साल के बाद अगर कंप्लेंट रजिस्टर करो तो ये इनके पास ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एक लार्ज नंबर ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस गो अनरेस्ट, तो इनको इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट, ये पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एनआरसी विद रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेस आर लिमिटेड, फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी लिमिटेड है, ठीक है। और एनएचआरसी में जजेस हैं, उसके लिए सब्सटेंटिवली नहीं बोला हुआ है, ठीक है, कि आपको ह्यूमन राइट्स में एक्टिविज्म में आपका एक फोटे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एनएचआर आपको कंक्लूड करना होगा कि ये आपने बता दिया पॉजिटिव्स क्या क्या है, आपने बता दिया कि नेगेटिव्स क्या क्या है, और आप अगर जब नेगेटिव इतने बता रहे हो तो आपको बोलना चाहिए, कंक्लूड करना चाहिए कि एनएचआरसी मस्ट बी गिवन टीथ बाय मेकिंग इट्स रिकमेंडेशन मैंडेटरी, ठीक है, एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ टाइम बाउंड मैनर बाय द गवर्नमेंट, एंड इट्स रिपोर्ट मस्ट बी सीरियसली डिस्कस्ड इन लेजिस्लेचर। तो ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है कि आपने इसको तीनों चीजें बता दी जिसके कारण ये एनआरसी अभी अच्छा रोल नहीं प्ले कर पा रहा है, ठीक है। और ये एनएचआरसी अगर अच्छा रोल प्ले करता है तो हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। आपको मैं बताता हूँ, एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे नहीं, एक रिपोर्ट ही है। करीब करीब 2700 सुसाइड्स, जो हम बोलते हैं कि कस्टोडियल डेथ्स हुए थे, सुसाइड नहीं सॉरी, कस्टोडियल डेथ्स, उसमें से कितने आप कितने गैस कर सकते हो कितने पुलिस ऑफिसर कन्विक्ट होंगे? सिर्फ 17 या 18 इतने ही थे, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। तो आप देखना, ये सर्वे आपको मिल जाएगा आराम से ऑनलाइन। तो इतनी बुरी हालत है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, जो कि हमें जिन्होंने रक्षा प्रोवाइड करनी है, जो पुलिस ऑफिसर, वही हम पे मार है। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक को मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वायलेशन डे टू डे लाइफ में होती रहती है, बे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मैनी अदर थिंग्स। तो ये सब चीजें अगर हमने इंडिया को एक डेवलप कंट्री लाना और हर एक बंदे का इक्वल रोल रखना है, एक प्रॉपर वैल्यू रखनी है, तो इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हमें खत्म करनी होगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक बहुत अच्छा रोल प्ले करने की जरूरत है। सिर्फ वन वोट, वन पीपल कहने से कोई एक इक्वालिटी नहीं आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम बंद होगी तभी
इंडिया एक 12 कंट्री में आ सकेगा जिनकी एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस विल हेल्प इन इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग। बच्चों मेरी बात सुन लो, जुडिशरी पेंडेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। फ्यूचर में अगर जुडिशियल पेंडेंसी में क्वेश्चन आएगा, मेरा एक बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर है, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा प्रॉपर ग्राफ कैसे बनाना है, डायग्राम्स, इसके मतलब कि क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या सोल्यूशंस है, वो सारा कुछ मैं बनाया हुआ, तो मे बी आपको नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस पे डिस्कस करूंगा तो आपको उसमें से निकाल दूंगा, पर इसमें मेनली है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसलिए हम सब वो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो वो अलग टॉपिक है, तो चलो इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्रीफली राइट अबाउट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस इन इंडिया, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं तो फिर डिस्कस क्या करोगे। सबसे पहले बताओ कि उसके क्या स्टेटस चल रहा है, ठीक है। सेकंड, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद फंक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड एडीआर फोरम। चैलेंजेस बताओगे तभी तो बोलोगे कि इसका अल्टरनेटिव है हमारे पास एसीटी आईसीटी सॉरी। डिस्कस हाउ इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस। आई एम सॉरी मेरी स्पीड कभी कभी ज्यादा हो जाती है, तो अब मैं थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा स्लो करने की। कंक्लूड अकॉर्डिंगली। सो dispute resolution in India is mainly done via courts, tribunals and ADR, ठीक है। ADR कौन सा, लोक अदालत वगैरह वगैरह। तो ये कोविड के कारण ये थोड़ा ज्यादा आपको पता है काफी सारा इन्होंने वर्क बंद कर दिया था, फिर बाद में ऑनलाइन आया कि ऑनलाइन करेंगे हम, तो इसके लिए क्वेश्चन बना, और अभी आपको पता होगा पेंडेंसी बड़ी हाई है। तो चैलेंजेस एसोसिएटेड फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट एंड एडीआर फोर, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। पेंडेंसी ऑफ केसेस, ये रट्टा मार लेना इसके कितने परसेंटेज से आदि, ठीक है। ये आप कहीं ना कहीं यूज कर ही सकते हो गवर्नेंस के किसी भी टॉपिक में, आप इसको एक इल इफेक्ट की तरह लगा सकते हो कि देखो जी हमारी पेंडेंसी है, इसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में डाल सकते हो, इसको आप किसी भी चीज में डाल, गवर्नेंस फेलियर में डाल सकते हो, तो ये आप रट्टा मार लो कि ये देखो हमें जिसने जस्टिस प्रोवाइड है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड, ये जो कोट है ये भी याद कर लो। अच्छा, लैक ऑफ ह्यूमर रिसोर्स, गवर्नमेंट के किसी की भी डिपार्टमेंट में लैक ऑफ ह्यूमर रिसोर्स तो रहेगा, ठीक है। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, इंडिया भाई रिकॉर्ड कीपिंग कहाँ रखेंगे, रेड टेपिज्म है वो इसी के रिलेटेड चीज है, ठीक है। रेड टेपिज्म, रेड टेप मार देते हैं फाइल्स में तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, डिलेस, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग, और नहीं मिलते हैं रिकॉर्ड्स, ह्यूमन बायस जजमेंट। तो आपने देखा होगा कई सारी जजमेंट्स पे काफी हल्ला हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली बोला था एक जज ने एमपी के कि अगर लड़की को डायरेक्ट टच ना हो, ठीक है, बीच में कोई कपड़ा भी आ जाए, जैसे आप ग्रोप करते हो तो बीच में कपड़ा, तो वो उसको एक सेक्सुअल मोलेस्टेशन नहीं माना जाएगा। तो ये आप सॉरी सेक्सुअल मोलेस्टेशन उसको हाँ सेक्सुअल मोलेस्टेशन नहीं माना जाएगा, ऐसा ही कुछ था उसका जजमेंट, वो काफी हल्ला हुआ था, तो ये बताता है ह्यूमन बायस एंड जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, पुअर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट थी उसमें ये बताया हुआ था, तो अभी वो रिपोर्ट डिसकंटिन्यू कर दी है। The use of ICT into dispute resolution help in address the above mentioned in the following manner। तो ये देख लो आप, वर्चुअल शेड्यूलिंग ऑफ केसेस, जैसे अभी इन्होंने किया ई कोर्ट में, तो ये ई एफआईआर्स वगैरह, ये सब कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड है कि आईसीटी को इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। पुअर क्लासिफिकेशन ऑफ केसेस, इसको हम डिजिटाइजेशन से एक इम्प्रूव कर सकते हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन केसेस ऑफ सिमिलर नेचर, अभी हमने किया है टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में हेल्प इन गिविंग सिमिलर वर्डिक्ट्स इन केसेस ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। एक और चीज है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आया ना अभी ओडीओआर, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो ऑनलाइन हमारी जायंट्स हैं अमेजोन वगैरह, उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारी लिटिगेशन काफी इंक्रीज हो रही है, तो ये सब चीजें आईसीटी उसको इम्प्रूव कर देगी, जो एक वेरी बिग वॉल्यूम वो केसेस क्या है उसको इजिली हम कम कर सकते हैं थ्रू ओडीआर। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ये कहीं स्किल डेवलपमेंट होगी, इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, आप देखो तो। और लिमिट बायस है, क्योंकि ह्यूमन जजमेंट काफी तरह से हम इसको कम कर रहे हैं, तो इन दिस रिगार्ड जुडिशरी ने कई सारे चीजें कदम उठाए हैं इसमें इनको इंटीग्रेट करने के लिए, जैसे कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रेड, ई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। तो इसको आप एक कुछ एग्जांपल याद कर लें ताकि आप लिख सको और आपका आंसर एक अच्छा लग सके कि आपको एग्जांपल्स आते हैं। अच्छा, कंक्लूड देखना कि आईसीटी को हम लाए, बिल्कुल लाए, बट क्या चीज ध्यान रखने की इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है, डिजिटल डिवाइड ना है, क्योंकि अगर आप पुअर को नहीं दे रहे हो सिर्फ रिच को दे रहे हो, तो एक तरह से डेमोक्रेसी की एक आप हंसी उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। तो इसलिए इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, डिजिटल डिवाइड
फीडबैक मैकेनिज्म भी हो, ठीक है? फीडबैक मैकेनिज्म से क्या होता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो कंटिन्यूअसली, नहीं तो सिर्फ कुछ ही लोग एन्जॉय करते रहेंगे और आपको फीडबैक मैकेनिज्म मिलेगा। और लास्ट में जहाँ भी डाटा का आप लिखो, तो एक चीज़ पॉइंट ज़रूर ऐड कर दिया करो, रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन एंड डाटा माइग्रेशन सिस्टम, ठीक है? तो डाटा प्रोटेक्शन हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके लिए 2-3 कमेटी बनाई थी, श्री कृष्णा कमेटी, अभी एक एक्ट भी आया थोड़ी देर पीछे बिल सॉरी, तो वो सारा कुछ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये चीज़ पक्का लिखा था। अच्छा, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज चेंजिंग इन कंटेम्परेरी टाइम्स एंड हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डिस्कस। तो इसमें आपको क्या प्रो रखना है, सबसे पहले तो आपको डिफाइन कर देना है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है? इसका ट्रेडिशनल रोल क्या था और अभी ये कैसे चेंज हो रहा है और कैसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बस इसको आपको इन चीज़ पे फोकस रखना है, तो डिस्कस है, तो एक डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए आपकी, हर चीज़ को आपको इनबिल्ट आपको डिटेल में जाके आपने डिस्कस करना है, ठीक है? आंसर में क्या है, आपकी डेफिनेशन है क्या है सीएसओ की, तो याद कर लेना। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपको कुछ भी आना है तो फिर लिख देना कि ऑल द non-business and non-government organization can be termed as civil society organization except those involved in terrorist activities, ठीक है? ये छोटी सी डेफिनेशन है और अच्छी डेफिनेशन है। अब ट्रेडिशनल सिविल सोसाइटी रोल्स क्या है, ये आप सबको पता ही होगा, एक्टिंग एज अ वॉचडॉग, एडवोकेसी, सर्विस प्रोविजनिंग, एक्सपर्टीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्यूबेशन, रिप्रेजेंटेशन, ये सब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करती है। आप किसी भी टॉपिक पढ़ा होगा, तो जैसे प्रथम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो एजुकेशन के रिलेटेड है, फिर सीएससी साइंस के रिलेटेड है, तो ये सब चीजें एडवोकेसी करती है। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब चीजें सिविल सोसाइटी की सिविल सोसाइटीज है, ऑर्गेनाइजेशन, और ये हेल्प करती है ये सब चीजें करने में, ठीक है? सर्विस प्रोविजनिंग, लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्टीज देते हैं किसी भी प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करने के लिए, लोगों की अपग्रेडेशन करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? फिर कई सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इंक्यूबेशन में ये आ जाएगा। फिर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि कई सारे जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड लोग हैं, जो पुअर हैं, फिर अनएडुकेटेड हैं, उनकी डिमांड्स ये आगे लेके जाते हैं एग्जीक्यूटिव के पास, जो कि या फिर लेजिस्लेचर के पास, जो कि बिल बनाते हैं या फिर कोई स्कीम्स लॉन्च करते हैं जिसके कारण इनकी अपलिफ्टमेंट होए। तो ये इनके ट्रेडिशनल रोल थे। अब चेंजिंग रोल क्या हो रहा है? चेंजिंग रोल क्यों आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले आप बेस में जाओ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हुई, और लोगों के पास काफ़ी पावर आ गई सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? तो ये सब चीज़ों के कारण इनमें एक चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? पहला क्या है, ग्रेटर इंटरकनेक्टेडनेस, इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? वर्चुअल सिटीजन हो रहे हैं, तो देयरफॉर सीएसओ को रिस्पॉन्ड कर रहा है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वैसे ही मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, तो ग्रेटर इंटरकनेक्टेडनेस आ रही है इनमें। नेक्स्ट, पब्लिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। आपने देखा होगा एक ऑक्सफैम का था रिपोर्ट कि इंडिया के 10% लोग 77% वेल्थ है उनके पास, ठीक है? सिर्फ 10% का। तो ये सब जो डाटा है, ये आजकल आपको देखा होगा कि आप कोई भी आप पेज फॉलो करते होगे, ऐसी कभी रिपोर्ट आती है, तो सबसे पहले जो पेजेस होते हैं वो डाल देते हैं, ठीक है? तो ये मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है, नॉलेज बढ़ रही है लोगों की। तो ये सब चीज़ें इसी से पता चलती है। तो इसके कारण जो इनइक्वालिटी पे है, वो सीएसओ को काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेशर कर रहे हैं कि इसको कम करो, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके या कैसे, तो वो सब चीज़ें इसमें सीएसओ के पाले में जा रही है कि आप करो। फाइनेंसिंग, तो अभी जो फाइनेंसिंग है वो काफ़ी इनके लिए रिड्यूस हो गई है, ठीक है? ट्रेडिशनल डोनर है जो, वो अलग-अलग जगह पे जाके खुद कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, सीएसआर, उसमें बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन खुद ही कर रही हैं, ठीक है? कई चीज़ों को इम्प्रूव, एजुकेशन में प्ले करती है रोल, हेल्थ में रोल प्ले करती हैं, फिर टूरिज़्म में, ये सब चीज़ें इनका कर रहे हैं, ठीक है? फिर ट्रस्ट डेफिसिट है, आपने अभी देखा होगा उम, जो सीएसओज़ हैं अभी होम इंडियन होम मिनिस्ट्री ने इसके साथ काफ़ी सारी इसके खिलाफ चीज़ें पाई थी, ठीक है? जैसे कि कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है? उसमें कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो, उसमें जो उसको डिलेज़ हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ेशन इन्वॉल्व थी कई सारी, ठीक है? विद फंडिंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, ऐसा एलिजेड था। फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट, इसी रीज़न से फिस्कल कॉन्स्ट्रेंट भी आए इनको, ठीक है? तो ये ये जो मैंने अभी बोला, पार्टनरशिप विद बिज़नेसेस, ठीक है? अब प्राइवेट सेक्टर है जो, वो खुद ही प्ले कर रहा है, जैसे आपको मैंने बताया कि सोशल में एनवायरनमेंट, दे वर क्रिएटिंग स्पेस फॉर कोऑपरेशन विद सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है?
एक चांस करता है कोऑपरेशन का भी, एक चांस करता है, क्योंकि जब वो खुद प्ले करेंगे तो एक कोऑपरेशन भी होगा, बट एट द सेम टाइम वो काफ़ी टाइम कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है कि वो इन पे आ रहे हैं तो इनका रोल क्या रहेगा। डिक्लाइनिंग पार्टनरशिप बिटवीन द स्टेट एंड द सीएसओ, ठीक है? तो जो स्टेट और इनकी पार्टनरशिप डिक्रीज़ और डिक्लाइन क्या है, क्योंकि जो स्टेट्स है वो प्रेफर कर रही हैं फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो कि इनको लगता है कि बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ these changes and challenges faced by CSOs, their role in the development process is also evolving, and their role remains critical in filling the welfare delivery gaps and asserting people's rights. This makes it imperative that the state sees them as development partners rather than as something that needs to be controlled and contained, ठीक है? अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा रोल नहीं प्ले करी, इसका ये मतलब नहीं कि सब के सब खराब है। प्रथम ऑर्गेनाइजेशन है, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? ऐसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशन और ट्राइबल एरियाज में वर्क कर रही हैं। तो इसलिए इन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये डेवलपमेंट में भी रोल प्ले कर रही है, लोगों के राइट्स, डिमांड्स भी आगे ला रही है, तो इसको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है? आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे से या किसी भी तरीके से खरीद सकते हो, वो रिपोर्ट्स को वो छिपा सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं। बट वो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्क ही इसलिए कर रही है कि हमको लोगों का भला करना है, ठीक है? तो इसलिए आपको इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इवॉल्व करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हमारा एक सिस्टम जो गवर्नेंस है वो कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड गवर्नेंस, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एन्जॉय कर सकें हमारे प्रोग्राम्स। थैंक यू।